Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. You all are preparing well for your exams. तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का बेसिकली इट इज़ अ मिसलेनियस चैप्टर विच इज़ नेम्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? वे मिसलेनियस है, रैंडमली कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मैंने फिर भी ब्रीफिंग में जो मुझे लगा कि मुझे इसमें डालना चाहिए वो मैंने डाल दिया है। बट आप जब चैप्टर करोगे, जब इसके क्वेश्चंस करोगे, आपको समझ में आएगा कि बेसिक इसकी जो कहीं पे मतलब एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है इस चैप्टर की, किसी किसी चैप्टर से कुछ कुछ उठाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, तो टाइमली चेकआउट करते रहिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। एक सेकेंड गाइज। सबसे पहला टॉपिक है मेल्टिंग, जिसको फ्यूजन भी बोलते हैं, पिघलना या संलयन। बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस पिघल जाएगा और वो किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये होने लगेगा उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक बिंदु। अगला है बॉइलिंग यानी उबलना, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस, तरल पदार्थ गर्म करने पर गैस में बदल जाएगा, उसको बॉइलिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे उबलना शुरू होगा उसको बोलेंगे उसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, उसको बोलते हैं गलनांक बिंदु, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। कंडेंसेशन, संघनन क्या है? उल्टा हो गया कि वेपर्स हैं आपके पास, गैस है, उसको ठंडा कर रहे हो और लिक्विड में बदल रहे हो। अगर आपके पास वेपर्स हैं, आप उसको ठंडा कर रहे हो, जस्ट लाइक आप कुछ भी गर्म चीज आपने बनाई, आपने ऊपर प्लेट ढक दी, तो अगर आप थोड़े टाइम बाद प्लेट को उठाओगे आपको नीचे उसके पानी इकट्ठा हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने गर्म किया तो पानी भाप बन के उड़ गया, लेकिन जब वो ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आया वो वापस लिक्विड में बदल गया। उसको कंडेंसेशन या संघनन बोला जाता है। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन एज द नेम इंडिकेट्स, आपका नाम ही इसमें इंडिकेशन दे रहा है, फ्रीज कर रहे हो आप, किसी लिक्विड को किस में बदल रहे हो? सॉलिड में बदल रहे हो। जस्ट लाइक पानी को जमाना इनटू आइस, पानी को आपने बर्फ में जमा दिया, कितने डिग्री पर, कितने टेम्परेचर पर वो जमना शुरू होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए लेटेंट हीट मतलब छिपी हुई हीट, फ्यूजन का मतलब पिघलना। तो 1 किलो सॉलिड को जितनी हीट आप दोगे कि वो शुरू हो जाए चेंज होना लिक्विड में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। सेम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 किलो हीट को, 1 किलो लिक्विड को जितनी हीट आप दोगे कि वो किस में बदलना शुरू हो जाए? वो गैस में बदलना शुरू हो जाए, जिसमें उसका तापमान, उसका टेम्परेचर नहीं बदलता, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस जिससे कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में या कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसके सब्सटेंसेस भी फिक्स हैं। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस जो ऐसे चेंज होते हैं? जैसे नैप्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन, कैम्फर यानी कपूर, अमोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सॉल्ट है जो कि सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड में बदलते हैं। और ये किस प्रोसेस का जस्ट उल्टा है? इट इज ऑपोजिट ऑफ डिपोजिशन। देखो डिपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, कोई चीज धीरे 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 लेयर बाय लेयर इकट्ठी हो रही है। सब्लिमेशन का मतलब है गायब हो जाना, उड़ जाना। इवापोरेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें भाई बॉइलिंग में क्या था? लिक्विड को गर्म कर रहे थे, वो भाप में बदल रहा था, है ना। इसमें बिना गर्म करे अगर वो भाप में बदल जाए, मतलब ऑलरेडी इतनी एनर्जी हो कि वो चेंज होना शुरू हो जाए, उसको इवापोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ये सिर्फ सरफेस, सतह पर से होता है, अंदर से नहीं होता। इवापोरेशन टोटल 4 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला विंड स्पीड, हवा की गति, जितनी ज्यादा हवा की गति होगी उतना ही ज्यादा इवापोरेशन, वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। दूसरी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जितनी ज्यादा नमी होगी इवापोरेशन, पानी का उड़ना उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। तीसरा टेम्परेचर, तापमान, जितना ज्यादा तापमान, जितनी ज्यादा गर्मी,
पानी उतनी ही जल्दी सूख जाएगा, इस तरीके से याद कर सकते हो। और फोर्थ है आपका सरफेस एरिया। जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा फैला के रखोगे पानी उतना ही ज्यादा, या कोई भी लिक्विड उतना ही ज्यादा सूखेगा। तो टोटल 4 चीजों पर ये डिपेंड करता है। चलिए, एक और फैक्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? ऐसे रेत वगैरह का पत्थर होता है ग्रेनाइट के। तो आपसे जनरली ग्रेनाइट के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। तो ग्रेनाइट में टोटल 3 चीजें होती हैं, जो सबसे पहला है क्वार्ट्ज यानी SiO2, फेल्डस्पार Al2O3, बेसिकली सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिला के कॉम्बिनेशन होता है जो पत्थर बनता है, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। और माइका, ये 3 चीजें होती हैं। क्वार्ट्ज क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। फेल्डस्पार क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ है। और ये 2 मिनरल्स हैं जो ग्रेनाइट की मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं। इसी के साथ कौन से गैस की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिस्कवरी किसने की? आपकी कैवेंडिश ने। नाइट्रोजन की डिस्कवरी 2 जगह पर एक साथ हुई, कैवेंडिश और एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने एक साथ की, और 2 साइंटिस्ट अलग थे, उन्होंने एक साथ की। अभी आगे क्वेश्चन में भी आएगा, आपको पता लग जाएगा। ऑक्सीजन की बात करूं तो जोसेफ प्रिस्टली ने की इनकी डिस्कवरी। आर्गन की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड रेलेग और रामसे ने इनकी डिस्कवरी की आर्गन की। फ्लोरीन की हेनरी मॉइसन ने। फ्लोरीन की मॉइसन ने की है। आर्गन की 2 लोगों ने, रामसे और रेलेग। ऑक्सीजन की प्रिस्टली, ध्यान रखेंगे। और नाइट्रोजन की कैवेंडिश। चलिए, सबसे पहला, विच प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन इज द रिवर्स ऑफ डिस्पोजिशन? डिपोजिशन, प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है? निक्षेपण मतलब इकट्ठा होना, उसके विपरीत कौन सी होगी? उड़ जाना, सब्लिमेशन यानी उद्धर्वपातन। आइडेंटिफाई द ऑड टर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ एलोट्रॉप्स टू कार्बन। बेसिकली पहला चैप्टर मैटर से था, पहला क्वेश्चन ये कार्बन वाले चैप्टर से है, तो मैं बता रही थी कि मिसलेनियस है इसमें। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स आपने पढ़े हैं? 3। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। टंगस्टन नहीं है। टंगस्टन का फॉर्मूला होता है W। टंगस्टन से आप बल्ब के फिलामेंट बनाते हो, कार्बन का नहीं बना होता। नेक्स्ट, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन प्राइमरीली टू। आलू के चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं। क्यों? ताकि चिप्स नाइट्रोजन के कांटेक्ट में रहे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे और खराब टेस्ट हो जाएगा। टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, देखो ग्रेनाइट का फिर से मेन कंपोनेंट आपसे पूछ लिया, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सामान्य तापमान और प्रेशर पे कौन सी गैस है जिसका घनत्व है 1.87 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? अब ये आप कितना ही याद रखोगे आपको नहीं पता। विच इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर, ये याद रखने वाला है, एटलीस्ट एक गैस का तो है ही। कौन सी गैस मुख्यतः रूप से हवा से या ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं 1.5 गुना ज्यादा भारी होती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 1.5 गुना ज्यादा भारी होती है प्रॉपर हवा से, और ये लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करती है अगर 31 डिग्री से कम टेम्परेचर हो तो लिक्विड का वो कार्बन डाइऑक्साइड ही इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन जुलाई 2018 एन एक्सपेरिमेंट अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक प्रयोग ने किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक बादल को, मतलब कौन से केमिकल के एक पूरे क्लाउड लिया और उसको ठंडा किया? कितना? 0 डिग्री, 1/10 ऑफ द मिलियन, 1/10 मिलियंथ ऑफ 1 केल्विन अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पूर्ण शून्य से 1 केल्विन के 10 लाखवें हिस्से तक ठंडा कर दिया, यानी हद से ज्यादा ठंडा कर दिया, जिससे अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन गया। तो बीई कंडेंसेट बनाया गया था, वो कौन सी गैस से बनाया गया था? वो थी आपकी गैस रुबिडियम। ध्यान रखेंगे कब बनाया था? 2018 में।
Which odorless, colorless, tasteless and chemically unreactive gas was invented by Rutherford in 1772? कौन सी गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, रासायनिक रूप से अक्रियाशील गैस, यानी वो जो रिएक्शन ही नहीं करती, अब आप बोलोगे नोबल गैस है ये, ओके, was invented by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक टाइम पे एक जगह इन्वेंट किया, उसी टाइम पे शील और कैवेंडिश ने कौन सी एक गैस को डिस्कवर किया था, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन किसने की थी, प्रीस्टली। आर्गन किसने की थी, रेलेग एंड रामसे। और फ्लोरीन किसने की थी, आपको याद होना चाहिए, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, फ्लोरीन आपकी डिस्कवर की थी मॉयसन ने। From the given options, choose the one which is not a product of decomposition reaction of lead nitrate. लेड नाइट्रेट जब टूटता है तो कौन सी चीज नहीं बनती। अगर आपको याद हो, मैंने फेरिक ऑक्साइड, सॉरी आपका, हाँ, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन आपको मैंने कैसे याद कराया था कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है इसके अंदर, राइट। मैंने आपको फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन याद कराया था आई गेस, और लेड नाइट्रेट का, है ना। तो कैसे याद कराया था, याद ऐसे कराया था, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लेड के साथ भी आएगा, नाइट्रोजन के साथ भी आएगा और इंडिपेंडेंटली भी आएगा। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑक्सीजन बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, पर खाली नाइट्रोजन नहीं निकलेगी, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। चलिए, जिंक ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट। जंग का एक रूप जिंक ऑक्साइड है, बिल्कुल गलत। रस्ट होता है आयरन का। प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आयरन की वैलेंसी ना दो होती है, +2 वाली और +3 वाली। +2 वाले को बोलते हैं फेरस, +3 वाले को बोलते हैं फेरिक। जंग में यानी कि जो रस्ट होता है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। FeO भी होगा +2 वाला और Fe2O3 भी होगा +3 वाला, और साथ में पानी भी होता है XH2। तो अगर आप इनको कंबाइन करोगे, आयरन आ गया टोटल 3, ऑक्सीजन आ गया टोटल 4 डॉट XH2O। लेकिन इन दोनों में से भी मेजरली कौन सा जो होगा, मेजर कंपोनेंट कौन सा होगा, Fe3 वाला होगा, ध्यान रखेंगे, यानी फेरिक वाला होगा। तो वैसे रस्ट का फॉर्मूला ये होता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो जिंक का तो कोई मतलब ही नहीं है। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब पानी भी है, फेरिक ऑक्साइड मतलब ये वाला ऑक्साइड है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हमें फेरोफेरिक ऑक्साइड मिलता है सबसे बेस्ट है, अगर वो नहीं मिलता तो हम इस पर टिक कर देंगे। केमिकली रस्ट इज नॉन हाइड्रेटेड, ये तो गलत हो गया, पानी हटा दिया तो छोड़ दो। कॉपर कैन ऑल्सो टर्न इनटू रस्ट, ये भी गलत, कॉपर हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन इज, यानी हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिसीव करेंगे। देखो, हेलोजन्स आते हैं ग्रुप 7 में, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसका नंबर है 2,7, इसका 2,8,7, 2,8,8,7, इस तरीके से याद रखो। इसमें एक शेल और बढ़ जाएगा, तो मैं अभी इस तरीके से लिख रही हूँ। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आएगा तब जब उसको लगेगा कि न्यूक्लियस उसके साथ बात करेगा, राइट। यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो न्यूक्लियस के काफी पास आ जाएगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा भी, उसे कोई अट्रैक्शन नहीं फील नहीं होगी न्यूक्लियस से, वो क्यों आएगा। तो सबसे जल्दी किसके पास आएगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होती जाती है कि नीचे जाते जाते तक साइज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा। लेकिन अब यहाँ पे है एक एक्सेप्शन, नॉर्मली होना ऐसा चाहिए था कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस है, वो ये है फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज, मतलब क्लोरीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करता है फ्लोरीन से। मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इनके साइज की वजह से क्लोरीन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, फिर फ्लोरीन करता है,
फिर ब्रोमीन करता है और फिर आयोडीन करता है। ये है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुत्व की सही क्रम। तो सबसे पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। चलिए, what is the popular name for mercury chloride which is used as a lab reagent and as a depolarizer in dry batteries? इनमें से मरकरी क्लोराइड का सबसे फेमस नाम, मतलब इसको किस और नाम से जाना जाता है, जैसे आप जिनको बैटरी में भी यूज करते हो डाइपोलराइजर के रूप में, डीपोलराइजर के रूप में, या लैब में भी आप यूज करते हो, इसको बोलते हैं कैलोमल। ध्यान रखेंगे, कैलोमल बोला जाता है। Which of the following is a highly electropositive element? इनमें से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक मतलब मेटल है? That readily gives up an electron, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बना लेगा। देखो क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, अधातु है, गलत। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, गलत। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये भी गलत। तो एक ही यहाँ पे मेटल दे रखा है, सोडियम, दैट्स इट। Which of the following pairs of compounds boiling point is correct? इनमें से किसके युग्म और क्वथनांक सही है? देखो पहली बात तो मैं बताऊं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, या तो ऐसे आपको केमिकल देंगे जिनका आपको याद ही होगा, लाइक वाटर, उसका 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जब भी ऐसे ऊटपटांग कुछ भी केमिकल्स आए ना, एक तो आप दिमाग में बिठा भी लो, दूसरा जब ऐसे आएंगे तो या तो दोनों ठीक होंगे या तो दोनों गलत होंगे। मेजर केसेस में दोनों ही ठीक होंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन, मीथेन 111 केल्विन, तो दोनों बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2। तो मीथेन का याद कर सकते हो 111, तो आपको आसानी रहेगी। फेमस है क्लोरोफॉर्म, फेमस है 343 केल्विन, 334 केल्विन, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? जितने ज्यादा बॉन्ड उतने ज्यादा क्वथनांक, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एल्केन्स की बात करूं, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? एल्काइंस का होगा, कि 3 बॉन्ड आ गए उसमें। तो सबसे ज्यादा जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्काइंस में होगा। द वैलेंसी ऑफ आर्जेंटिक इज, आर्जेंटिक क्या है? आर्जेंटिक है Ag, दैट मीन्स सिल्वर। 2 वैलेंसी शो करता है, +1 और +2। छोटे वाले के लिए जैसे आयरन, और आयरन की भी 2 थी, 2 और 3, तो फेरस और फेरिक। तो अस वर्ड लास्ट में जुड़ता है लो वैलेंसी पे और इक वर्ड जुड़ता है हाईएस्ट वैलेंसी पे। तो +1 में आएगा अर्जेंटस और +2 में आएगा अर्जेंटिक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अर्जेंटिक यानी +2 वैलेंसी, सिल्वर अर्जेंटस में आएगा +1 और अर्जेंटिक में आएगा +2। Which of the following acids makes up 55 to 80% of olive oil? कौन सा एसिड है जिसमें ऑलिव ऑयल का 55 से 80% हिस्सा होता है, जिसकी वजह से आप उसको अच्छे से आप खाने में यूज कर सकते हो? तो आंसर इज ओलिक एसिड। ऑलिव एसिड से याद रखोगे, ओलिक एसिड। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन की परमाणविकता क्या है? क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में आता है, कितने एटम्स हैं? 2, तो डाई एटॉमिक गैस है। Which of the following elements has a variable valency? मतलब इनमें से कौन से तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील है? मतलब कई सारी वैलेंसीज हैं। अभी आपने आयरन पढ़ा, सिल्वर पढ़ा, कॉपर की भी बहुत सारी वैलेंसी होती है। तो इनमें से जो भी मिलेगा आप उस पर टिक कर दोगे। आयरन है, आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 और +3। ओके, फिर से कंपाउंड और उनका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। जैसे अभी आपने याद किया था मीथेन 111 केल्विन, क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन, इनके भी याद कर लो। इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल जो होता है, 156 केल्विन। और एसिटिक एसिड, सिरका जिसको बोलते हैं, ठीक है, या इथेनोइक एसिड जो बोलते हैं, 290 केल्विन। ये दोनों भी बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था जब भी ऐसे आएंगे हमेशा इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट लगभग दोनों के ठीक होंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर of nitrate ion, chloride ion, bromide ion and iodide ion as per their basic strength? उनकी मूल शक्ति के अनुसार। देखो ध्यान रखना, एसिड्स की हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेस की हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, यानी अम्लों की हमेशा क्षारीय शक्ति होती है और क्षार की हमेशा अम्लीय शक्ति होती है। कैसे?
एसिड में जितने H आयन होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को, जितने H आयन रिप्लेस हो सकते होंगे। ऐसे ही एक बेस में जितने OH आयन रिप्लेस हो सकते होंगे, आप बदल सकते होंगे, वो दिखाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। अब देखो यहाँ पे ना पता लगाने का तरीका एक ही है, आप सब में H लगाओ, HNO3, HCl, HBr और HI। तो आपको ये पता होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा है, HNO3 है, उसके बाद HCl, फिर HBr और फिर HI। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी है, फिर HCl की है, फिर HBr की है और फिर HI की है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इन चारों में से, नमक, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2, LiCl, इन सब में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है चूने का, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का। When an iron nail is dipped into, आयरन नेल को जब भी आप, कौन से कलर का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो पहली बात तो मैंने आपको ना कलर्स याद करा रखे हैं बहुत अच्छे से फाउंडेशन कोर्स में, राइट। कॉपर के आपको 4 कंपाउंड्स के कलर मैंने याद कराए थे, मुझे जो याद है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, तो ये ब्लू कलर का आप हमेशा जब भी डालोगे कॉपर अलग आ जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। और फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का होता है, आयरन का कंपाउंड ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और उसके बाद वो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट में बदल जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? अच्छा, जब हम किस किस के रिएक्शन, ये भी मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स में करा रखा है, जब पूरा क्विक लाइम वाला सिस्टम एक्सप्लेन किया था। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर, CO2 को जब भी ऐड करोगे तो क्या होगा? मैंने आपको ये बता रखा है, जब भी CO2 आएगा तो CO3 बनेगा, जब भी CO3 आएगा तो CO2 बनेगा। पर इसमें ना दोनों है, CO2 और CO3, कुछ नहीं करना, सबको कंबाइन कर दो। तो सबको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट था ना, उसका बड़ा भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। Which gas is used by chemical leaveners such as baking powder and baking soda to lighten and aerate baked goods? कौन सी गैस ये केमिकल यूज करते हैं ताकि जो भी गुड्स बना रहे हैं, बेक कर रहे हैं, उसे थोड़ा एयरेट यानी हल्का या पफी बनाने के लिए? कौन सी गैस होती है जो पफी बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों से ही CO2 गैस रिलीज होती है। Which of the following is not a neutral oxide? देखो एक हमेशा ध्यान रखना, मेटल्स और नॉन मेटल्स ये हमेशा बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होंगे वो हमेशा बनाएंगे या तो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपको ये बताना है ना इनमें से न्यूट्रल कौन सा नहीं है, बस देख लेना। नॉन मेटल है तो न्यूट्रल है, अदरवाइज मेटल है तो वो कौन सा होगा? न्यूट्रल नहीं होगा। तो मेटल यहाँ पे नाइट्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन, एक ही मेटल है सोडियम, तो वो ही आपका न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं बनाएगा। Which of the following is a soft metal that ignites in air? इनमें से वो कौन सी नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है, मतलब हवा में रखते ही वो आग पकड़ लेगी, and reacts violently with water, और पानी से भी रिएक्शन कर लेगी। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणविक नंबर कितना है, संख्या कितनी है? 37 यानी 37। देखो हवा में रखते ही आग और पानी में रखते ही पानी से भी रिएक्शन करना, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम चारों करते हैं, लेकिन यही चार आपने पढ़ भी रखे होंगे जो ऐसे रिएक्शन करते हैं। बट इन चारों में से ही किसी का भी एटॉमिक नंबर 37 नहीं है। 37 मैंने आपको याद भी कराया था जब अभी दूसरे चैप्टर की ब्रीफिंग हुई थी, मेटल नॉन मेटल की ब्रीफिंग जब हुई थी। 37 होता है आपका रुबीडियम का। तो आपका कौन सा मेटल है? वो है आपका रुबीडियम। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड? सबसे पहले साइनाइड, साइनाइड का यही सिंबल होता है। एमोनिया, एमोनिया का ये नहीं होता, एमोनिया का एमोनिया का NH4 पॉजिटिव। ब्रोमाइड का Br नेगेटिव, फ्लोराइड का F नेगेटिव। तो ऑप्शन 1 इज ओनली द करेक्टली पेयर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम? इनमें से बेरिलियम की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आपको मैं बताऊं, बेरिलियम का नंबर होता है 4, 2,2। तो 2 लूज करता है तो ये मेटल। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल वही एटम होता है जिसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर किसी के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो वो भी काफी हद तक स्टेबल होता है, क्योंकि सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। तो अगर किसी के सबसे बाहर वाले शेल में 2 है ना, तो वो भी कुछ हद तक स्टेबल होता है। तो बेरिलियम बहुत स्टेबल है। जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, पर ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ये क्या बनाता है? कोवलेंट। मतलब ये इसका एक्सेप्शन समझ लो, एक अलग प्रॉपर्टी समझ लो कि ये मेटल होते हुए भी क्या बनाता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है। द मिनरल कार्नोटाइट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। कार्नोटाइट किसका इंपॉर्टेंट स्रोत है? यूरेनियम का। यूरेनियम ऑक्साइड जो होता है उसी को कार्नोटाइट बोलते हैं। बेसिकली उसका जो मिनरल है, जो धातु है, उसकी खनिज है, इसी से हमें यूरेनियम मेटल मिलता है, एलिमेंट मिलता है, सॉरी। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री है, तो पता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? एक ध्रुवीय अणु कौन सा है जिसमें भी चार्ज बन सकता हो? वो ध्रुवीय धातु है, बेसिकली जिसमें मेटल और नॉन मेटल हो। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोराइड भी नॉन मेटल है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। बेंजीन C6H6, दोनों के दोनों नॉन मेटल है। H2O, इसको आपने लिखा भी हुआ है हर जगह, H+OH नेगेटिव, तो यही आपका पोलर मॉलिक्यूल है। कंपाउंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। यौगिक में कंपोजिशन फिक्स होती है, सबका फॉर्मूला फिक्स होता है, बिल्कुल ठीक है ये। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप, घटकों को अलग अलग कर सकते हो सिर्फ केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल, नॉर्मल मेथड से नहीं अलग कर सकते, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल ठीक है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है कि एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड्स हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, ये गलत हो गया ना, फर्स्ट और डी, ए और डी तो ऑपोजिट हो गए। जब ए में बोला है फिक्स कंपोजिशन है, डी में बोल दिया वेरिएबल कंपोजिशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो गाइज ये थे बहुत थोड़े से क्वेश्चन, आई मीन मैंने वो कंप्लीट कर दिए जितने भी क्वेश्चन थे, बट बहुत ही कम क्वेश्चन थे। आई होप आपको चैप्टर ब्रशअप हो गया होगा। इसी के साथ हमने अपनी वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप बिल्कुल विजिट कीजिए और फ्री टेस्ट और मॉक टेस्ट जो है आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सको। साथ ही RBA एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जितने भी बैचेस अवेलेबल हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें एनरोल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट इंडिविजुअल बैचेस देन दीज आर आल्सो अवेलेबल ऑन आवर ऐप। लेकिन अगर आपको चाहिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हो, तो ऑफिसर बैच अवेलेबल है। आप बिल्कुल आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। That's it for today, guys. We will meet again in the next video. Till then, have a good day and goodbye.